हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक खरीदारी और उपभोग व्यवहार को प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा इसमें कारक है जो हम खरीदारी करते हैं और जो उपभोग करते हैं उसके व्यवहार को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन आपका परिवार की संरचना है, बी ऑप्शन आपका पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया है, सी ऑप्शन आपका पारिवारिक चक्र में चरण है और डी ऑप्शन आपका क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें कौन सा चरण जो है वो खरीदारी और उपभोग व्यवहार को प्रभावित करता है? तो ये सारे तो जो हैं ये क्या करते हैं, ये सारे चरण जो हैं, ये सारे चरण क्या है, इसको प्रभावित करते हैं। ये सारे चरण क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। कौन से आपके परिवार की संरचना की बात अगर करते हैं, परिवार की संरचना भी इसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। परिवार की संरचना कैसी है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उच्च वर्गीय परिवार है या निम्न वर्गीय परिवार है, किस प्रकार का परिवार है, इस परिवार की संरचना भी खरीदारी और उपभोग के व्यवहार को प्रभावित करती है। पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया, परिवार के लोग किस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। और पारिवारिक चक्र में चरण, जो उसकी साइकिल है, परिवार की जो साइकिल है, जो चक्र है, उस चक्र भी क्या है, आपको प्रभावित करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है वो सारे क्या है, इसको प्रभावित करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? क्या कह रहे हैं कि एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? ए ऑप्शन आपका 1959, बी ऑप्शन आपका 1973, सी ऑप्शन आपका 1969 और डी ऑप्शन आपका क्या है, 1979। तो किस एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम जो किस वर्ष प्रभाव में आया? तो यह जो है वो 1969 यानी 1969 ईस्वी में ये क्या है, आपका प्रभाव में आया। ये क्या करता है, तो ये एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम जो है व्यापार में होने वाले एकाधिकार को क्या करता है, रोकता है। और इसके साथ साथ जो सामान्य लोग हैं उनके व्यापार को अच्छी प्रकार से बनाने का, उनके व्यापार में किसी भी प्रकार की जो है वो मतलब धांधली ना हो, इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आत्म नियंत्रण प्रबंधक को निम्न में से क्या बनाता है? आत्म नियंत्रण की बात अगर करते हैं तो मतलब व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर ले। किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति क्या हो, स्वयं पर नियंत्रण रख ले कि हम इस कार्य को किस प्रकार से कर सकेंगे ताकि हमको इसमें सफलता प्राप्त हो सके। तो वो आत्म नियंत्रण जो है वो प्रबंधक का एक अच्छा गुण माना जाता है। अच्छा जो किसी भी मैनेजमेंट का एक अच्छा गुण माना जाता है अगर व्यक्ति में आत्मनियंत्रण है तो। ठीक है, तो ये क्या है, प्रबंधन को सही बनाए रखने में, बी ऑप्शन आपका विषम परिस्थितियों के साथ समायोजन में और सी ऑप्शन आपका क्या, हर समस्या को परिभाषित करने में, डी ऑप्शन आपका क्या है, विकल्पों को ढूंढने में। आत्मनियंत्रण प्रबंधन को क्या बनाता है, तो आत्मनियंत्रण जो है वो प्रबंधक को विषम परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लायक क्या करता है, बनाता है। प्रबंधन को सही बनाए रखने में कुछ हद तक ये सही है कि प्रबंधन को सही बनाए रखने में, बट यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर हम प्योरिटी देंगे वो क्या है, विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसमें सामंजस्य बनाए। अगर परिस्थिति प्रबंधक के अनुकूल है तो ठीक है, अगर प्रबंधक के विपरीत परिस्थिति है तो भी वो प्रबंधक को उस समय जो है वो क्या है, सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। तो विषम परिस्थितियों में के साथ समायोजन बनाए रखना ये प्रबंधक का सबसे अच्छा गुण माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विशेष परिस्थितियों में वो क्या करता है, समायोजन बनाकर रखता है। हर समस्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम परिभाषा नहीं दे सकते। विकल्पों को ढूंढने में विकल्प को ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्या है, विकल्पों को ढूंढेंगे ठीक है वो सही बात है, लेकिन सबसे अच्छा जो आपका वो होता है वो क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में प्रबंधक जो है वो अपने आप में समायोजित रहे, किसी भी प्रकार से वो विचलित ना हो, जो उसका कार्य है, जो उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति अपने को क्या करे, एकदम दृढ़ रखे। तो उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी विषम परिस्थितियां आने पर भी वो अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, जो है वो विचलित ना हो।
ऐसा गुण प्रबंधक के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, ये किस नियम के अंतर्गत आता है? हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी पी लेते हैं, बहुत ज्यादा तेज प्यास लगती है तो एक गिलास हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जब हम दूसरी गिलास का पानी पीते हैं तो हमें क्या है, कम संतोष, मतलब जितना पहली गिलास के पानी पीने से हमको सेटिस्फेक्शन मिला था उतना जो है वो दूसरी गिलास का पानी पीने से हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। ये किस नियम के अंतर्गत आता है? मांग के नियम के अंतर्गत आता है, सीमांत उपयोग ह्रास के नियम के अंतर्गत आता है, या उत्पत्ति ह्रास के नियम के अंतर्गत आता है, या आपका पूर्ति के नियम के अंतर्गत आता है? तो यह जो होता है यह हमारा किसके अंतर्गत आएगा? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत आता है। ये क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत आएगा। एक गिलास पानी पीने के बाद दूसरी गिलास जब हम, या हम खाना खाने के बाद, एक बार खाना खाने के बाद, कोई भी इसमें कोई भी नियम आपका लागू हो सकता है। एक बार अगर हम किसी भी कार्य एक बार अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं, दोबारा फिर हम उस कार्य को करते हैं तो हमको उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना पहली बार कार्य को करने के उपरांत हमको मिलता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम जो है वो व्यक्ति जब दूसरी बार गिलास का पानी पीता है तो उसे कम संतुष्टि क्या होती है? प्राप्त होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी छोटे स्थान, ट्रे, टिपाई अथवा शोकेस में रखने हेतु 5 इंच तक की लंबाई की पुष्प व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? स्थान कैसा है आपका? छोटा है। ठीक है, जैसे हम, और बट हमको क्या करना है? उसको दिखाना है। स्थान तो हमारा छोटा, बट हमको उसको क्या लुक देना है, तो उसमें हम क्या करते हैं? छोटे साइज की पुष्प व्यवस्था करते हैं, छोटे छोटे फ्लावर को लेते हैं और उसको क्या करते हैं? इस तरह से डेकोरेट कर देते हैं कि वह जो हमारी पुष्प व्यवस्था होती है वो अच्छी दिखती है, क्रिएटिविटी दिखती है उसमें। हम क्रिएटिविटी दैट मीन्स उसमें हम सृजनात्मकता डाल देते हैं, कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जो छोटा होने के बाद भी वो उसका लुक जो होता है वो क्या होता है? काफी अच्छा दिखने लगता है। वो व्यवस्था आपकी कैसी होती है? ए ऑप्शन आपका मिली जुली पुष्प व्यवस्था होती है, बी ऑप्शन आपका समूह शैली होती है, सी ऑप्शन आपका लघु पुष्प व्यवस्था होती है, और डी ऑप्शन आपका रेखीय पुष्प व्यवस्था होती है। तो वह जो व्यवस्था होती है वो कैसी व्यवस्था होती है? वह लघु पुष्प व्यवस्था के अंतर्गत आती है। कैसी व्यवस्था के अंतर्गत आएगी? तो वह जो है वो लघु पुष्प व्यवस्था के अंतर्गत आएगी। इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लघु पुष्प व्यवस्था के अंतर्गत आती है। इस पुष्प व्यवस्था में क्या होता है? तो छोटे छोटे फूल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। फूल बनाएंगे, छोटे छोटे पत्तियां बनाएंगे, लेकिन वो जो होता है वो बनाने में उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? मतलब एकदम पूरा लुक तो उसको हम क्या करते देते हैं, भले ही उसकी साइज छोटी होती लेकिन उसमें जो अट्रैक्शन का पावर होता वो काफी ज्यादा होता है। तो ये जो व्यवस्था होती है वो हमारी कैसी होती है? लघु पुष्प व्यवस्था के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व हैं। क्या बात कर रहे हैं कि उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के क्या उत्तरदायित्व हैं? मूल्य निर्धारण तथा सस्ती किस्म की दुकानें, बी ऑप्शन आपका आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रबंधन, सी ऑप्शन आपका जमाखोरी को निरुत्साहित करना, और डी ऑप्शन आपका क्या? उपरोक्त सभी। क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व, उपभोक्ता मतलब जो हम लोग जो उपभोग करते हैं, जो भी कोई भी मार्केट से कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो लाने के बाद हम उसका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हमें अथॉरिटी दी जाती है, ये जो शॉपकीपर है उनको अथॉरिटी दी जाती है कि आप उसी वस्तु का क्रय करेंगे जो वस्तु क्या है? उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता के हित से अच्छी हो, उपभोक्ता के लिए अच्छी वस्तु हो, उसी वस्तु का आप क्या करेंगे? विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? मूल्य निर्धारित तथा सस्ती किस्म की दुकान है। बिल्कुल हर एक चीज, आप कोई भी वस्तु लीजिए, कोई भी चीज, यहाँ तक है आप देख लीजिए तो हम लोग अगर छोटा सा पाउच का शैम्पू खरीदने जाते उस पे भी हमारी क्या है? प्राइस लिखी होती है, मूल्य निर्धारण उस पे होता है। ठीक है, सस्ती किस्म की दुकानें जैसे आपके जो सरकार के द्वारा दुकानें खोली जाती है उस दुकानों से हमको क्या करना चाहिए? सामान को लेना चाहिए। तो ये भी सरकार क्या है? गवर्नमेंट दुकानें जो होती है वो खोलता है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को या जो हमारे जनता है वो जनता क्या करे? उस
उस दुकान से क्या करें, सस्ते किस्म के सामान क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या सस्ते रेट पर, सस्ते दाम पे क्या करता है, सामान को खरीद सकता है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रबंधन, बिल्कुल आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रबंधन मतलब अगर हमको जितनी आवश्यकता उतनी ही वस्तुओं का हम क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा वस्तु का हम निर्यात नहीं कर सकते। जमाखोरी को निरुत्साहित करना, जमाखोरी लोग क्या करते हैं, जमाखोरी का मतलब है कि लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा किसी भी चीज का कलेक्शन हो जाता है तो उसको रख लेते हैं, फिर जैसे जैसे उस मार्केट में उसकी डिमांड क्या होती है, कम होने लगती है, लोग उसको क्या करते हैं, बेचने लगते हैं। तो जमाखोरी को भी क्या करता है, निरुत्साहित करने का यह भी सरकार का उत्तरदायित्व है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी उत्तरदायित्व जो है वो सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, सरकार के द्वारा हम जनता को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि वो मूल्य, गवर्नमेंट ही क्या करती है, आपके जो कंस्ट्रक्ट विभाग के जो अधिकारी होते हैं, या जो आपके ऐसे मार्केटिंग के जो अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारण कर देते हैं कि इस वस्तु की प्राइस इतनी होगी और इस वस्तु की प्राइस इतनी होगी, या इस प्रोडक्ट में इतने केमिकल का हम यूज करेंगे, या इस प्रोडक्ट में इतने न्यूट्रिएंट्स का हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। उसका एक मूल्य निर्धारण कर देते हैं, उसका एक मानक तैयार कर देते हैं, और वह मानक जो होता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी के आधार पर ही क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सी है। ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सेगमेंट आपका प्रसार शिक्षा से है, ठीक है। तो ग्रामीण को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सी है। ए ऑप्शन आपका भाषण है, बी ऑप्शन आपका नाटक है, सी ऑप्शन आपका प्रदर्शन है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, फ्लैश कार्ड है। तो ग्रामीणों को शिक्षित करने की जो सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, वो आपकी क्या है, क्या है आपका नाटक है। क्योंकि ग्रामीण भाषण देने से ग्रामीणों को, क्योंकि कुछ ही लोग उसमें पढ़े लिखे होते हैं, तो इससे उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा लोग उससे क्या होते, प्रभावित नहीं होंगे। प्रदर्शन, हम कोई भी प्रदर्शनी ले जाकर वहां रख देंगे तो वही व्यक्ति देखेगा जो उसके बारे में जानता है, ठीक है। ऐसा फ्लैश कार्ड हम दिखा देंगे, आगे उसमें कुछ फिगर बना होता है, पीछे उससे रिलेटेड चीजें लिखी होती है। तो फ्लैश कार्ड को अगर हम दिखाएंगे तो भी वही व्यक्ति जान पाएगा जो फ्लैश कार्ड के बारे में जानता हो, या जिस शिक्षित वर्ग हो, जो का जो चित्र हम दिखा रहे हैं उस चित्र के बारे में जो पीछे पढ़ सके, वही व्यक्ति क्या है, फ्लैश कार्ड के बारे में जानता है। बट नाटक कैसा है, नाटक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को शिक्षित करवा सकते हैं, ग्रामीणों को हम शिक्षित कर सकते हैं नाटक दिखाकर। जैसे आप जनसंख्या नियंत्रण पर हम नाटक दिखा सकते हैं, दहेज प्रथा पर नाटक दिखा सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो हमारे समाज में कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं को भी हम उजागर करके क्या करते हैं, ग्रामीणों को शिक्षित कर सकते हैं। कि जैसे अभी इस समय हमारे जो प्राचीनतम मुद्दा है सैनिटरी पैड, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए सैनिटरी पैड, हम उनको ये समझा सकते हैं कि आप जो कपड़े का यूज करती हैं वो कपड़े कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, तो आप क्या करिए, सैनिटरी पैड का यूज करिए। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अनेक संस्थाओं, अनेक जो आपके स्वास्थ्य चिकित्सक हैं उनके द्वारा क्या है, ये आपके सलाह दी जाती है कि सैनिटरी पैड का यूज करिए। तो इसको हम क्या करें, अगर हम नाटक के माध्यम इसको कन्वर्ट कर दे, कि कन्वर्ट करके हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं कि हम कैसे जो है वो लड़कियों को सेफ रख सकते हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। महिलाओं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो गर्भवती महिलाओं को भी नाटक के माध्यम से समझा सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स उनको देना चाहिए, धात्री माता उनको कौन सा न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, इन सबको हम क्या करते हैं, नाटक के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ग्रामीणों को शिक्षित करने की जो सबसे उत्तम विधि मानी जाती है वो आपकी क्या होगी, नाटक होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना जिसमें प्रसंग से संबंधित जानकारी दी जाती है उसे क्या कहते हैं। क्या है कि छोटे आकार, इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, और क्या होता है इसमें जो है वो किससे संबंधित
प्रसंग, कोई भी प्रसंग है, जैसे आप कोई भी प्रसंग आप उठा लीजिए, उस प्रसंग से रिलेटेड जो है जानकारी लिखी रहती है, जैसे जनसंख्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, कोई भी चीज आप, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन हो गया, इस प्रकार के जो है प्रसंग है, कोई भी प्रसंग आप ले लीजिए और उस प्रसंग पर क्या है, उससे पूरी रिलेटेड, उससे उसके जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं या उससे जितने भी पॉइंट आपके बनते हैं, वो सारे पॉइंट क्या होते हैं, उस पर लिखे होते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना जिसमें प्रसंग से संबंधित जानकारी दी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपका न्यूज लेटर कहते हैं, बी ऑप्शन आपका क्या है? लीफलेट कहते हैं, सी ऑप्शन आपका क्या है? बुलेटिन कहते हैं, और डी ऑप्शन आपका क्या है जो है वो फोल्डर कहते हैं। तो ऐसे जो लिखे मॉडल जो होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जो है वो किस नाम से जानते हैं कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर के नाम से जानते हैं, लिफलेट के नाम से जानते हैं, या इसे हम जो है वो जो है बुलेटिन के नाम से जानते हैं, या इसे हम फोल्डर के नाम से जानते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जो है वो लीफलेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो यह जो होता है वो हमारा लीफलेट होता है। क्या होता है? हमारा लीफलेट होता है। ठीक है, क्या होता है? ये लीफलेट होता है। ठीक है, बट आजकल हम क्या करते हैं, लीफलेट पहले तो जो होता था वो ऐसे ही बनना होता था कागज पर, बट अब क्या करता है, वो डाकघर में आता था, बट अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पर भी लीफलेट बना लेते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। पहले ये मोड़ के डाकघर के माध्यम से आता था, बट अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू इसको क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस संकल्पना से विकसित हुआ? ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो हमारी कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन का सेंस यही है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो हमारा कहाँ से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका सामूहिक शिक्षा को प्रभावित करता है या सामूहिक शिक्षा से ये जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन आपका सामाजिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन आपका प्रसार शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे प्रसार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? प्रसार शिक्षा से ये हमारा जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो समुदाय विशेष होता है, उन समुदाय विशेषों को क्या किया, शिक्षा दी जाती है। जैसे आपका रोजगार से संबंधित शिक्षा उनको दी जाती है, पापड़ बनाना, अचार बनाना, महिलाओं को पापड़ बनाना, अचार बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस प्रकार की जो शिक्षा है वो क्या की जाती है, दी जाती है, ताकि वो अपने जीविकोपार्जन को क्या कर सके, बढ़ा सके, अपने जीविकोपार्जन को उन्नत कर सके। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो क्या होती है, आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, ये क्या होता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार की जो शिक्षा है वो दी जाती है। और यह किस शिक्षा से संबंधित है? तो सामूहिक शिक्षा से भी यह संबंधित नहीं है, न कि सामाजिक शिक्षा से संबंधित है। ये सारे सामूहिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा प्रसार शिक्षा के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रसार शिक्षा जो होती है वो बहुत विस्तृत शिक्षा होती है। ठीक है, उसमें औपचारिक, अनौपचारिक, सामाजिक, सामूहिक, सांस्कृतिक हर एक प्रकार से क्या है, शिक्षा दी जाती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, इसमें आपको शिक्षा दी जाती है। तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ये आपका क्या है, सामुदायिक विकास की जो संकल्पना है वो प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे? किसकी बात कर रहे हैं? ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, बी ऑप्शन आपका F.L. ब्रेन थे, सी ऑप्शन आपका डेनियल हैमिल्टन थे, और डी ऑप्शन आपका मैल्कम मार्शल थे। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? आपके प्रतिपादक F.L. ब्रेन थे। कौन थे आपके? F.L. ब्रेन थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन थे आपके? F.L. ब्रेन थे। ठीक है, और इसमें क्या होता था, तो इसके अंतर्गत ग्राम में क्या होता था, जो गांव होता था उसमें पथ प्रदर्शकों द्वारा प्रचार कार्य किया जाता था। इस गुड़गांव योजना के अंतर्गत
एक क्या होता, गांव में एक पथ प्रदर्शक को नियुक्त किया जाता था और उस पथ प्रदर्शक के द्वारा प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों को या प्रसार शिक्षा का जो कार्यक्रम होता था उसको विस्तृत किया जाता था, उसको लोगों तक फैलाने का कार्य किया जाता था। ठीक है, और क्या है इसमें 3 माह तक, कितने माह तक, 3 महीने तक कृषि के बारे में क्या की जाती थी, जानकारी दी जाती थी। और उन कृषि के माध्यम से जो जानकारी दी जाती थी वह जानकारी कहाँ तक, कृषकों तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, उड़गांव योजना में यही होता था कि इसमें एक पथ प्रदर्शक नियुक्त किया जाता था और वह पथ प्रदर्शक 3 माह तक कृषि के बारे में जानकारी रखता था और पुनः उस जानकारी को जब उसे प्राप्त हो जाती थी तो वह जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषक होते थे उन कृषकों को क्या करता था, ट्रांसफर करता था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। गुड़गांव योजना के प्रतिपादक जो कौन थे, आपके FL ब्रेन थे। क्वेश्चन नंबर 11, अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? किसकी बात करें, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, हम प्रसार शिक्षा को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका औपचारिक शिक्षा होती है, एक आप अनौपचारिक शिक्षा होती है। वैसे तो 3 टाइप से होता है, निरौपचारिक शिक्षा भी कहीं कहीं पे आप किसी बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा, बट वैसे मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, 2 ही जानते हैं, एक औपचारिक और एक आपकी अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो क्या है उसका पाठ्यक्रम जो होता है, उसका सिलेबस जो होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है। ए ऑप्शन आपका साधारण होता है, बी ऑप्शन आपका लोचदार होता है, सी ऑप्शन आपका व्यवहार परक होता है और डी ऑप्शन आपका क्या आधारभूत होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा के बात अगर हम करते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है इसका कोई पाठ्यक्रम ही नहीं होता। पहली बात तो इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो लोचदार होता है। ठीक है, जब ग्रामीण, ये शिक्षा जो होती है वो ग्रामीण परिवेश से ही जुड़ी शिक्षा होती है। जब ग्रामीणों के पास टाइम होता है तब वो आपके कार्यक्रम को सुनेंगे, तब वो आपके कार्यक्रम को देखेंगे, प्रसार कार्यकर्ता के साथ बैठकर बातें करेंगे जब उनके पास समय होता है तब। जब उनको, यहाँ तक कि अगर उनको रात में भी हमको शिक्षा देनी पड़ती है तो हम रात में भी उनको क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का ये कार्य होता है कि जब उनके पास, जहां पर उनके घर पर उनके पास टाइम है तो घर पर हमको जाना पड़ेगा, खेत में टाइम है तो खेत में जाना पड़ेगा, फार्म में टाइम है तो फार्म में जाना पड़ेगा। मतलब इसका कोई समय निश्चित नहीं होता, ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित होता है। ये क्या होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लोचदार होती है। आप इसको, जैसे औपचारिक शिक्षा हमारी क्या होती है, तो औपचारिक शिक्षा उसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जैसे विद्यालय हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, इसमें फिक्स पीरियड होता है कि इतने बजे ये सर पढ़ाएंगे, इतने बजे ये हमारे सब्जेक्ट की जो है वो क्लास चलेगी। ये क्या होता है, हमारा शेड्यूल फिक्स होता है। बट अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कोई भी शेड्यूल फिक्स नहीं होता, इसमें ना कोई आपका क्या है जो है वो पाठ्यक्रम होता है और ना ही क्या है आपकी जो होती है, मतलब ऐसी कोई प्रक्रिया होती है कि नहीं हमको उसको फॉलो करना, नहीं। जैसे जैसे ग्रामीण परिवेश के लोगों को क्या है समय मिलता है, प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो क्या है उन तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन। ये शिक्षा हमारी कैसी होती है, तो यह जो शिक्षा हमारी होती है यह लोचदार होती है। कैसी शिक्षा होती है, तो यह लोचदार शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। कथन किसका है, किसकी क्या कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट है कि मूल्य जो होते हैं हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे जो मूल्य होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, मूल्य लक्ष्य स्तर में सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज को मानते हैं, मूल्य के निर्धारक, जैसे ये क्या होते हैं, निर्धारक तत्व के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तीन को रखते हैं। एक मूल्य होता है, दूसरा लक्ष्य होता है, तीसरा स्तर होता है। इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका अगर बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो हम किसे मानते हैं, मूल्य को मानते हैं। किसे मानते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो हम किसे मानते हैं, मूल्य को माना जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये क्या है कि वो हम उसे धारण करते हैं, हम उसको, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो सबकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। तो हमारे लिए हमारी वैल्यू क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम उसे धारण करते हैं, हम उसे रखे रहते हैं अपने पास। ठीक है, सबकी अलग अलग
अलग वैल्यू होती है, कोई किसी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, सब लोगों की अलग अलग वैल्यू होती है। तो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसका स्टेटमेंट है, ग्रास एवं कैंडल का स्टेटमेंट है। किसका कथन है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ग्रास और कैंडल का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रो मोर फूड कैंपेन कब प्रारंभ किया गया था। कौन सा कैंपेन की बात कर रहे हैं, ग्रो मोर फूड कैंपेन, ठीक है। यह कब प्रारंभ किया गया था, 1942 में, 1944 में, 1943 में, 1945 में। तो ग्रो मोर फूड कैंपेन जो है वो कब प्रारंभ किया गया था, 1942 में, 1944 में, 1943 में या 1945 में। तो यह जो है वो कब प्रारंभ किया गया था, तो यह जो हमारा प्रारंभ किया गया था 1942 में, 1942 ईस्वी में ग्रो मोर फूड कैंपेन क्या हुआ था, प्रारंभ किया गया था। कब, 1942 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया था। बात अगर इसकी हम करते हैं तो यह जो है किसके लिए प्रारंभ किया गया था, तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह प्रारंभ किया गया था। किसके, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह एक अभियान क्या होता था आपका, चलाया गया था, जिससे क्या है हमारे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हो सके, ठीक है। जिससे हमारे कृषि के क्षेत्र में क्या है, हम कौन कौन सी ऐसी फसलें उगाएं, कौन कौन से ऐसे जो है कीट उर्वरक का प्रयोग करें, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा उत्पादन है, वो उत्पादन का जो रेशियो है वह क्या हो सके, ग्रो कर सके, बढ़ सके। ऐसे इसी के लिए ये क्या है आपका फूड कैंपेन जो है वो चलाया गया था, ठीक है। और ये क्या है काफी अच्छा सफल भी रहा, ठीक है। जब इसको चलाया गया था तो उस समय यह जो है ये काफी समय जो क्या था अच्छा सफल भी रहा था। इसमें अच्छी किस्म के बीज मिले, आपके अच्छी किस्म की उर्वरक मिले और खादों का भी क्या किया गया था, इसमें प्रयोग किया गया था। इसमें जब इसको चालू किया गया था तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रकार के किस्म बीज, उर्वरक और क्या है आपके जो है वो खाद जो है इनका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। और यह जो है वो काफी सफल भी रहा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम पूरे विश्व में कब प्रारंभ किया गया था। विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो बहुत सारे लोगों को टीकाकरण करना, टीकाकरण का मतलब जिससे हम क्या कर सके, रोगों से सुरक्षित रह सके, बीमारियों से हम सुरक्षित रह सके। विस्तृत टीकाकरण जो कार्यक्रम है वो पूरे विश्व में कब शुरू किया गया था, 1974 में, 1976 में, 1975 में, 1977 में। तो विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम पूरे विश्व में जो है वो कब प्रारंभ किया गया था, 1974 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था आपका 1974 में यह जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था। बात अगर हम इसकी करते हैं तो ये क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसको प्रारंभ करने वाला जो आपका संस्था थी वह संस्था आपकी कौन थी, वह संस्था आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन थी, WHO के नाम से हम जिसे जानते हैं। इसने क्या किया था, मई 1974 में, कब, मई 1974 में पूरे विश्व में टीकाकरण के लिए एक कार्यक्रम को तैयार किया गया, ठीक है। और इसमें यह जो कार्यक्रम था पूरे विश्व में एक साथ चलाया गया, ठीक है। इसे पूरे विश्व में एक साथ चलाया गया और इससे लोगों को टीकाकरण के माध्यम, टीकाकरण के द्वारा जोड़ने का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया था। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था, इस टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य था बच्चों में 6 जानलेवा बीमारियों से उनको क्या करना, बचाना। कितने भी प्रकार की बीमारियों से, तो 6 जानलेवा बीमारियों से उनको बचाने का क्या था, कैंपेन था, बचाने का कार्यक्रम था, ठीक है। और यह संपूर्ण, जिसके माध्यम से जब हम टीकाकरण कराते हैं तो टीकाकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, रोगों को समाप्त करते हैं, ठीक है। जब टीकाकरण किसी भी चीज का वैक्सीनेशन हम करवा लेते हैं तो वो क्या है, इसका मतलब कि हम उस बीमारी से क्या है, अब ग्रसित नहीं होंगे। तो इसी बीमारी से ग्रसित बच्चों को, बीमारी से जो 6 जानलेवा रोग होते थे उन 6 जानलेवा रोगों से बचाने के लिए यह टीकाकरण कार्यक्रम क्या किया गया था, पूरे विश्व में प्रारंभ किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1974 ईस्वी में यह आपका शुरू किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 15, आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आरडीए हमारा जो डाइट प्लान करता है, हमारे जो क्या करता है, ये हमें डाइट प्लान करता है कि हमको किस मात्रा में कौन लिंग के अनुसार, हमारे बॉडी वेट के अनुसार ये क्या करता है, डाइट प्लान करता है कि हमको कितनी मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करना है, कितनी मात्रा में वसा लेना है, कितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितनी मात्रा में हमको विटामिन लेना है, कितनी मात्रा में जो है वो हमें खनिज लवण लेना है, कितनी मात्रा में आयोडीन लेना है, कितनी मात्रा में जल लेना है। इन सारी चीजों को क्या करता है, निर्धारित करता है हमारा आरडीए। ठीक है, और ये इसके साथ साथ ये जो है वो मध्यम कार्य करने वाला व्यक्ति है या निम्न कार्य करने वाला व्यक्ति है या उच्च कार्य करने वाला व्यक्ति है, इसके आधार पर भी क्या करता है, ये हमारे डाइट प्लान करता है। बच्चा है कि बूढ़ा है कि लैक्टेटिंग वोमेन है कि प्रेग्नेंट वोमेन है, कैसी वोमेन है, इस पे भी क्या करता है, ये हमारा डाइट प्लान करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या है, पहला ऑप्शन आपका है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, बी ऑप्शन रैंडम डाइटरी अलाउंसेस, सी ऑप्शन आपका रैंडम डाइटरी अलाउंस, डी ऑप्शन आपका रीडम डाइटरी अलाउंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के नाम से हम इसे क्या करते हैं जानते हैं। अगर फुल फॉर्म की बात करता है तो ये क्या है आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के नाम से जानते हैं। आरडीए 2020 जो है वो नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन हम आपके समक्ष लेके आएंगे। ठीक है, बट अभी जो है ये आरडीए का फुल फॉर्म अगर पूछता है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है एग्जाम में, ये नहीं देखता कि कहाँ से क्वेश्चन क्या उठाएगा। अगर हमारा आरडीए का रखा हुआ है हर एक सेगमेंट में, इसके पहले 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आरडीए से आए हुए थे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या है। ये बेसिक है एकदम, आरडीए का फुल फॉर्म आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है। क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होता है। ये रहे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।